गुड मॉर्निंग क्लास 10th। शुरू करते हैं हमारा क्लास। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री चैप्टर्स के अंदर चैप्टर 1 द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये चैप्टर 1 है हमारा। आज हमारा सब टॉपिक भी यही है, दैट फीलिंग एंड हाउ दिस नेशनलिज्म इमर्ज्ड इन यूरोप। हम लोग ने ऑलरेडी 2 क्लास कर लिया है। फर्स्ट में हम लोग ने इंट्रोडक्शन बताया था एंड सेकेंड वी हैव रिकॉल अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशंस, जो हमारा पहला टॉपिक था इस चैप्टर से। फ्रेंच रेवोल्यूशंस के ऊपर हमने, ताकि हाउ दैट अकर्स, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशंस के अंदर जितना सब कुछ हुआ है, फ्रेंच के अंदर जितनी सारी चीज़ें अकर हुई है, दैट ऑल आर बीन रिफ्लेक्टेड इन यूरोप। तो इसी तरह से अब यूरोप में किस तरह से ये चेंजेस अकर हुई एंड हाउ द पीपल दे वांटेड अ नेशन स्टेट, ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मूव करते हैं विद द टॉपिक। Now, the making of nationalism in Europe. Now, if we look in that 18th century, we have seen that there was a no nation state. जैसे हमने फर्स्ट प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था, दैट वाज अ आर्टिस्ट फेडरिक शुरूज जो थे, उन्होंने अपनी इमेज को जो उन्होंने यूट्यूब पर देखा था, यूट्यूब के थ्रू उन्होंने 4 आर्ट पेंटिंग की थी, जिसमें वन ऑफ दैट वी हैव डिस्कस, जो हमारे इस चैप्टर्स में ही था पहला टॉपिक। तो उसके थ्रू उन्होंने जो इमेज किया था, उसने फिर नेशन स्टेट किस तरह से, बहुत सारे ऐसे देश थे जिसमें वो उस समय नेशन स्टेट मतलब एज अ डेमोक्रेटिक एंड नेशन, वो कि उनकी खुद की एक पहचान हो, वैसा कुछ भी नहीं था। बट उन्होंने उसमें शो किया था दैट दे ऑल आर सम दे बिकम नेशन स्टेट एंड दे आर ऑल मूविंग इन द लाइन ऑफ एंड दे आर गिविंग होमेजेस टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो जिस तरह से आज हमें पता है कि अलग अलग देश जो है वो नेशन स्टेट है, पहले उस समय 18th सेंचुरी, दैट वाज मिड 18th सेंचुरी में वैसा सिचुएशंस नहीं था। नाउ व्हाट वी नो टुडे कि जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ये सारा जो है आज हमें पता है, ये सारे नेशन स्टेट्स एक एक, बट वैसा नहीं था। इट वॉज बीन डिवाइडेड। ये सभी जो थे, इन सभी एरियाज में किंगडम्स, अलग अलग किंगडम्स रूल करते थे, डचेस अलग अलग, कैंटन्स, ये सभी अलग अलग रूलर्स थे जो रूल करते थे अपनी अपनी हुकूमत को लेके। एंड दे हैव देयर टेरिटरीज, दैट मीन्स ऑटोनोमियस टेरिटरी, कि उनकी खुद की कंट्रोल थी एंड दे आर द किंग। सो देयर इज नो पर्टिकुलर वी कैन कॉल दैट एज अ कंट्री और नेशन स्टेट्स, because within that Germany is a different kingdoms was been ruling, so how can be that called as a nation state? So that is what it is happening in Europe. ये उस तरह से उस समय ये चीज़ें वहाँ पर थी and there was no meaning of nation states. ईस्टर्न सेंट्रल यूरोप के अंदर भी अलग अलग ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज रूल कर रहे थे अपने अपने एरियाज में, एंड सभी एरियाज में पीपल्स दे वर लिविंग वे आर डाइवर्स, बहुत अलग अलग लोग विथ डिफरेंट लैंग्वेज एंड डिफरेंट कल्चर्स वहाँ पे दे लिव। दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर। उनके बीच में कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी कि वो कहे कि वो लोग है कौन, बिकॉज इन देयर नेबरिंग मीन्स दे आर neighboring territories, they have been different king they are ruling. So how they are going to call themselves that they belongs to this particular area, or they can call that they are German. Cultures भी अलग अलग थे सभी के, so they often speak different languages. उनकी languages भी अलग अलग होती थी, languages. Now उनकी ethnic groups भी अलग अलग। तो इतने सारे अलग अलग लोगों को एक करना, उनके बीच में फीलिंग्स लाना दैट दे बिलोंग्स टू वन नेशन, ये काम एक बहुत बड़ा चैलेंज था उन्हें एक करना उन सबको। द हैब्सबर्ग एम्पायर जो थे दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी फॉर एग्जाम्पल वॉज अ पैच वर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रिलीजन्स। ये एग्जाम्पल एक बताया जा रहा है कि किस तरह से हैब्सबर्ग जो एम्पायर था उसके अंदर कितने अलग अलग लोग, क्योंकि इट वाज रूल अंडर ओवर ऑस्ट्रेलिया भी था उनके अंदर में, हंगरी भी था कुछ एरिया, तो इतने सारे डिफरेंट रीजन्स के अलग अलग है लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं।
उसके साथ उनके अंदर और भी था, और कौन सा एरिया था, अल्पाइन रीजन्स था, टारोल्स था, ऑस्ट्रिया था एंड सडनलैंड, ये सभी, एज वेल एज बोहेमिया। तो यहाँ पर हु वे द रूलर्स, दैट वाज द एरिस्टोक्रेट. एरिस्टोक्रेसी मीन्स द रिच पीपल हु हैविंग द पॉलिटिकल पावर्स हु वाज कंट्रोलिंग पर्टिकुलर ग्रुप्स जो होते हैं, अब वो वहाँ रूल कर रहे थे. सो जर्मन एंड मेनली दे स्पीक विच लैंग्वेज, जर्मन. तो यहाँ पे अलग अलग एरिया, कुछ अलग अलग इतने सारे लोग, तो इतने सभी लोगों को एक करना, उनके अंदर फीलिंग डालना कि ये जो है दे बिलोंगिंग्स टू वन रीजन्स. इनके साथ साथ इट ऑल्सो इंक्लूडिंग द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑल्सो, कुछ एरिया इटालियन स्पीकिंग वाले भी था, लैम्ब्रोड्रिल्स, विथनिया कहा जा रहा है. इन हंगरी वहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग जो थे, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैग्यार. अदर जो थे दे हैव डिफरेंट, अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग बोली बोलते थे. डायलेक्ट मीन्स बोली जो हम बोलते हैं सिर्फ लिखते नहीं हैं. तो इसी तरह से अलग स्पोकन लैंग्वेजेस, डायलेक्ट्स, इतनी अलग अलग मीन्स डाइवर्सिटीज, पीपल ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स. इन गैलिकिया वहाँ पे क्या था, एरिस्टोक्रेसी स्पोक्स पॉलिश, वहाँ पे लोग पॉलिश बोल रहे थे, कोई जर्मन बोल रहा था. तो इतने सारे अलग अलग भाषाएं. बिसाइड दिस थ्री डोमिनेंट ग्रुप, तो यहाँ पे हमने देखा मेनली ये लोग ही डोमिनेट कर रहे थे, अरिस्टोक्रेट पीपल्स, इनके ऊपर. दे वे लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर. एंड ये सभी जो पीपल्स थे, दे वे वेयर दे लिविंग, उनकी जो बाउंड्री थी, जो सीमा थी, बट इट वॉज बीन कंट्रोल बाय द किंग मोनार्च. वो उनको इतना पता था कि उनका जो रूलर्स है और ये बाउंड्री जो है ये उनके किंग्स की है और कितना एरिया उनके पास है. अब मास ऑफ सब्जेक्ट पीसेंट्स, जितने सारे लोग थे वहाँ पे काम करते थे, बोमिया में, स्लोविक में, नॉर्थ में स्लोवेंस, कार्नियल्स, क्रोट्स, साउथ में, रोमन टू द ईस्ट, ये सभी थे क्या थे, डिड नॉट ईजिली प्रॉमिट टू सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी. इनके अंदर कोई भी चीज़ें नहीं था कि वो इन सभी को एक करके किस तरह से रूल किया जाए, और ना कभी किसी ने सोचा. तो यहाँ पर जो पीपल्स थे वे आर द पीजेंट्स थे. तो इनको इतना ये था ही नहीं कि हम, क्योंकि बस दे बिलोंग्स, देखिए हमारे जो रूलर्स है, किंग है, जो फेडरल वो उनको टाइमली जो है उनकी ज़मीन पे वो काम कर रहे. दे आर द सर्व्ड, मतलब उनका ज़मीन तो होता नहीं है, वो उनके वहाँ पे ज़मीन में काम करते हैं एंड दे गेट दैट लाइवलीहुड, उनको मिल जाता था. सो द ओनली टाई बाइंडिंग दिस डाइवर्स ग्रुप्स टुगेदर वाज द कॉमन एलिजेंसेस टू द एम्परर. तो इन सभी में एक चीज़ कॉमन थी, अलग अलग सभी, कि इनका अम्पायर, इनका राजा, भले सब अलग अलग बट इट वॉज बीन कंट्रोल्ड बाय एन एम्परर. सो इतना ही बस कॉमन था, बाकी और कुछ भी कॉमन नहीं था. तो ऐसे इतने डाइवर्स लोगों के अंदर हाउ द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, हाउ द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज्ड, कैसे इनके समझ में, दिमाग में आया कि ये जो है ये भी लड़े एंड दे शुड हैव अ कॉमन आइडेंटिटी. इन्हें कैसे समझ में आया एंड हाउ दे हैव फाइट फॉर दिस. तो दिस इज हाउ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ दैट रीजन्स. एक एग्जाम्पल्स के थ्रू कि एक छोटा सा कितने ज़्यादा लोग, कितने अलग अलग रूलर्स और लोग अलग अलग भाषाएं बोल रहे, तो उसे एक करना कितना मुश्किल है. उससे पहले आप देखोगे आपके बुक्स में यहाँ पे सब इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में दिया गया है. जैसे सबसे पहले कि व्हेन नेपोलियन इन्वेड इटली, फिर उन्होंने शुरुआत किया, फिर उसने 1814 एंड 15 में नेपोलियंस की पावर्स जो है फेल डाउन. इट वाज बीन बाय द 4 इम्पोर्टेंट जो पावरफुल देश थे, उन्होंने उनको हराया था. दैट वाज इन द बैटल ऑफ वाटरलू. फिर 1821 में ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. तो ये सब चीज़ें आपको बुक में मिल जाएगा, बट यहाँ पे कलेक्टिव इंपॉर्टेंट डेट्स बता दिया है. 1848 में रिवोल्यूशंस इन यूरोप, किसने कौन से लोगों ने शुरुआत की थी. फिर यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, ये चीज़ें हैं. अब हम लोग मूव करेंगे उसी से रिलेटेड कि नेशनलिज्म कैसे इमर्ज हुआ यूरोप के अंदर. तो उसी का सब टॉपिक आ जाता है कि सोशली पॉलिटिकली जो लोग थे, जो पावरफुल थे, जो एरिस्टोक्रेसी
जिसे हम बोलते हैं पैसे वाले, जिनके पास पावर होता है, जो समाज के ऊपर कंट्रोल करते हैं और रूल पावर्स को लेके कंट्रोल करते हैं, पॉलिटिकली रूल करते हैं. सो they are rich people, they have lands, everything. So they are landed aristocracy with the dominant class. यही लोग जो है रूल मोस्टली यूरोप के अंदर थे, कॉन्टिनेंट्स के अंदर रूल कर रहे थे. सो द मेंबर ऑफ दिस क्लास, क्योंकि जितने सारे अलग अलग एरिस्टोक्रेसी है उनके अंदर कॉमन चीज़ क्या है? दे आर ऑल आर एरिस्टोक्रेसी, दे आर ऑल पॉलिटिकली एंड सोशली कंट्रोलिंग द पावर एरिया. इसके लिए इनके बीच में यही कॉमन था. सो द मेंबर ऑफ दिस क्लास वे आर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ. उनके सबकी लाइफस्टाइल एक जैसी थी, रीजनल डिविजन्स अलग अलग होने पर भी. साथ साथ दे ओन स्टेट, सभी के पास अपनी बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज थी. कंट्री साइड्स मतलब रूरल एरिया के अंदर, एंड टाउन्स में भी, टाउन हॉल उसमें भी था उनके पास प्रॉपर्टी. एंड दे स्पेशली स्पोक फ्रेंच. ये इन्हें भाषा और आए, लेकिन ये जब भी आपस में सोसाइटीज़ में बात करते थे, दे स्पोक फ्रेंच, ताकि लोगों को पता चले दैट दे आर फ्रॉम हाई क्लास सोसाइटी. डिप्लोमेसी दिखाने के लिए अपनी कि दे आर हाई स्टैंडर्ड पीपल्स. देयर फैमिलीज वे ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिजेस. इनके बीच में एक और रिलेशंस की, इनके बीच में मैरिजेस जो होती थी एक दूसरे से कनेक्टेड थी, टाइज इनके साथ होता था. साथ साथ दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हावेवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप. क्योंकि पैसे वाले कितने होंगे, ज़्यादा पॉपुलेशन होती नहीं इनकी. सो ये स्मॉल ग्रुप्स में हैं. बट मेजोरिटी ऑफ द पीपल, वो कौन है? मेजोरिटी ऑफ द पीपल्स आर मेड अप बाय पीजेंट्री. किसान, मजदूर जो काम करेंगे, जो इनके लिए काम करेंगे, ये खुद तो काम नहीं करेंगे. तो ये लोग हैं जो रूल कर रहे हैं इन पीजेंट्स के ऊपर. वेस्ट में देखा जाएगा लैंड जो है वो फार्म बाय टेनेंट को दे दिया गया, स्मॉल ओनर्स. वाई इन ईस्टर्न में देखा है, सेंट्रल यूरोप में पैटर्न लैंड होल्डिंग, यहाँ पर भी वैसे ही सर्वडम की ज़मीन जो है वो उनकी है और उनके अंदर फार्मर्स काम कर रहे हैं. तो टेनेंट इज़ ऑल्सो लाइक दैट, कि ज़मीन उनका है लेकिन फार्मर्स उसमें काम कर रहे हैं, एंड दे विल गेट दैट वॉट एवर, उनको जितना चाहिए थोड़ा बहुत पोर्शन उनको मिल जाएगा. तो इसी तरह से ये चीज़ें देखा गया कि वो पॉपुलेशन जो है पीजेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड जो स्मॉल पोर्शंस है जो थोड़ा बहुत है वो पावरफुल है, जो उन पर डोमिनेट कर रहा है. तो अल्टीमेटली दे आर नॉट गेटिंग एनी राइट्स. उनको कोई भी राइट्स नहीं मिल रही है, कोई प्रिविलेजेस नहीं है. तो ये लोग ही है जो ये फाइट करेंगे कि उनको भी राइट्स मिलने चाहिए, उनके पास भी पावर्स होना चाहिए. इन द वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप के अंदर भी देखा गया द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल जो है धीरे धीरे स्टार्टअप हो गई. प्रोडक्शन ट्रेड मीन्स बिकॉज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वॉज स्टार्टअप इन द मिड 18th सेंचुरीज के अंदर. मिड 18th सेंचुरीज में इंडस्ट्री डेवलप्ड हो गई थी. तो इसी तरह से यहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट शुरू हुई. तो एक और नया क्लास दिखेगा इंडस्ट्री आने से. क्या दिखेगा? वर्किंग क्लास. तो यहाँ पे प्रोडक्शन शुरुआत हुआ, ट्रेडिंग बिजनेस, जिसका मतलब क्या था? ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड द इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस. दैट वाज द वर्किंग क्लासेस whose existence was based on productions for the market. इनका जन्म कारण ये कैसे आया? क्योंकि इनका काम क्या था? प्रोडक्शंस करना था. अभी गांव से शहर आएंगे तो क्या एक और चीज़ की ग्रोथ हो रही थी. क्या हो रही थी? टाउन की ग्रोथ हो रही थी कि वो रहेंगे कहाँ. तो इसी तरह था कि इस समय एक देखा गया कि ग्रोथ ऑफ टाउन इमर्ज्ड हुआ ड्यू टू द प्रोडक्शंस ऑफ द मार्केट, एंड दैट क्लास वाज कॉल्ड एज कमर्शियल क्लास. तो इसी तरह से ये एग्जिस्ट हुई. इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन इन इंग्लैंड, सबसे पहला यहाँ पे हुआ था इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरीज में. बट इन फ्रांस एंड पार्ट ऑफ जर्मन जो थे, इट अकर ओनली ड्यूरिंग 19th सेंचुरीज. तो सबसे पहला अकर हुआ था इंग्लैंड के अंदर. तो इसलिए डेवलपमेंट यहाँ पे प्रोडक्शन शुरुआत हुई थी, ग्रोथ बाद में, फिर एंड में दैट वाज इन द 19th सेंचुरी फ्रांस के अंदर और जर्मन में शुरुआत हुई. सो इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इन टू बी.
तो इसी तरह से धीरे धीरे एक नया सोशल ग्रुप्स का जन्म हुआ, वो भी ये वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। यहाँ पे कमर्शियल क्लास हुआ जिन्होंने पैसा लगाया, यहाँ पे ये क्लास जिन्होंने काम करना शुरू किया, एंड मिडिल क्लास मेड अप बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स। तो इसी तरह से ए मिडिल क्लास जिसे हम कहते हैं, इनका जन्म क्योंकि इन्होंने ही पैसा लगाया था। दे आर द इंडस्ट्रियलिस्ट, स्लोली बिजनेसमैन एंड द प्रोफेशनल्स, सो दे आर कॉल्ड एज मिडिल क्लास। तो इसी तरह से ये क्लास डिविजन्स भी शुरुआत हो गई, कमर्शियल क्लास, वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास, इस तरह से। So in Central and Eastern Europe, maybe these groups were smaller in numbers till late 19th centuries. maybe they धीरे धीरे 19th centuries के एंड तक सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में भी इनका ज़्यादा जो थे ग्रोथ इतना नहीं हुआ। दे आर इन स्मॉल नंबर। सो इट वाज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास। तो ये जहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे जो मेनली पढ़े लिखे थे, who has started working, लिबरल मिडिल क्लास, जिसकी सोच अलग थी, वो चाहते थे दैट राइट शुड बी डिवाइडेड इक्वली, अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन इक्वली, नॉट बेस्ड ऑन बर्थ। जो प्रिविलेजेस मिल रहा था वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। सो इसी तरह से ये चीज़ें, ये आइडिया जो था टू मेक द दैट वाज द एरिया, द कंट्री इनटू अ नेशनल यूनिटी, एक पहचान होना चाहिए दैट वी ऑल बिलोंग्स टू अ वन नेशंस। तो यहाँ इसी तरह से दे स्टार्टेड डिमांडिंग एंड फॉलोइंग द एबोलिशंस ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, कि जो भी सुविधाएं मिल रहा है, किसे मिल रहा है, किसे दिया जा रहा है, एरिस्टोक्रेट पीपल्स को, जो पैसे वाले थे, जो पॉलिटिकली एंड सोशली कंट्रोल कर रहे थे। उनका पॉपुलेशन कम था बट दे आर कंट्रोलिंग द मेजोरिटी। तो इसी तरह से ये खत्म होना चाहिए, और ये इन्होंने शुरुआत का धीरे धीरे गेन पॉपुलैरिटी। तो इनकी सोच जो थी धीरे धीरे इट वाज स्वेपिंग, धीरे धीरे जो था स्प्रेड हो रहा था। और दे वांटेड टू स्वेप, किसको वो हटाना चाह रहे थे, एरिस्टोक्रेट प्रिविलेजेस, जो भी उनको मिला था उनको वो हटाना चाह रहे थे। दे वांटेड टू स्वेप ऑल दिस प्रिविलेजेस विच इज बीन गिवन टू द एरिस्टोक्रेट। तो इसी तरह से मिडिल क्लास की जो आइडियाज थी ऑफ नेशनल यूनिटी, ये धीरे धीरे स्प्रेड होने लगी। तो ये कब हुआ, ये ओनली बिकॉज ऑफ द इमर्ज ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस। क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब जन्म किसका हुआ, कमर्शियल क्लास। पीपल स्टार्टेड वर्किंग क्लास, दे स्टार्टेड गेटिंग एजुकेशंस, सो द नॉलेज, एनलाइटमेंट, इट वाज स्टार्ट ट्रांसफरिंग। तो ये सोच जो थी, दे स्टार्ट लर्निंग अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड देयर, अपार्ट फ्रॉम द एरिया, द आउटर वर्ल्ड, कि आसपास के देशों में क्या हो रहा है। एंड दे ऑल न्यू अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस, दो इट वाज बीन अगेन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन, बट दे न्यू, द पीपल न्यू द टेस्ट ऑफ फ्रीडम। सो दे ऑल वांटेड टू मेक द कंट्री एज अ नेशन स्टेट। नाउ नेक्स्ट है हमारा उसी से सब टॉपिक आता है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो ये नेशनलिज्म, क्योंकि नेशनलिज्म वी विल सी 3 लिबरल, यहाँ पे वी विल मूव टू सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकल। तो ये 3 वी हैव टू डिस्कस। लिबरल्स को वी विल डिस्कस विद सोशल, political and economic. In these 3 different heading, the meaning of liberal will change according to the that was the heading, social, political and economic. So this new topic we will discuss in the next class, okay, because it will again have a detailed explanations. So till then, take care and just read out the chapters, go through the chapters. Thank you.